नमस्कार। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए उस धमाके की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन हम सिर्फ इस एक घटना की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है और भारत के लिए इसके गहरे रणनीतिक मतलब क्या हैं उसे भी समझेंगे। देखिए, इस पूरे विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ है। इस धमाके ने 9 जानें ले लीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि ये एक खबर से कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरी कहानी को कैसे परत दर परत खोलेंगे। हम शुरुआत करेंगे नौगाम में क्या हुआ था उससे, फिर ये सवाल उठाएंगे कि ये महज एक हादसा था या एक सोची समझी आतंकी साजिश। इसके बाद हम इसके दिल्ली तक फैले तारों को जोड़ेंगे, इस नए खतरे की गहराई को समझेंगे और देखेंगे कि भारत इससे कैसे निपट रहा है। और आखिर में बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 2025 की उस भयानक रात से। श्रीनगर के बाहरी इलाके में मौजूद नौगाम पुलिस स्टेशन एक जबरदस्त धमाके से दहल गया। एक ऐसा धमाका जिसने हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आप इस धमाके की भयावहता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 9 मौतें, 30 से ज्यादा लोग घायल, और धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि कई 100 मीटर दूर तक महसूस की गई। और विडंबना देखिए, ये सब तब हुआ जब एक फॉरेंसिक टीम पुलिस स्टेशन में रखे अमोनियम नाइट्रेट के एक बहुत बड़े जखीरे का निरीक्षण करने ही वाली थी। इस घटना के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ वो ये था, क्या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या एक सुनियोजित आतंकी हमला? और यहीं पर दो बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से एकदम उलट कहानियां सामने आती हैं जो इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। तो कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात का आधिकारिक बयान है कि ये एक दुर्घटना थी जो शायद विस्फोटकों के अस्थिर होने या हैंडलिंग में हुई किसी गलती की वजह से हुई। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट यानी PAFF नाम का एक आतंकी समूह सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पैफ के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रही हैं और इसे सिर्फ एक झूठा और शरारती प्रोपेगेंडा बता रही हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ नौगाम तक ही सीमित नहीं रह जाता। इसके तार एक बहुत बड़े और खतरनाक आतंकी नेटवर्क से जुड़ते दिख रहे हैं, जिसका खुलासा दिल्ली और फरीदाबाद में हुई घटनाओं से होता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये पूरी साजिश की तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। सबसे पहले फरीदाबाद के एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। इसके कुछ ही समय बाद दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसे एजेंसियां साफ तौर पर एक आतंकी हमला मान रही हैं। और फिर नौगांव में उन्हीं जब्त किए गए विस्फोटकों में निरीक्षण के दौरान धमाका हो गया। माना जा रहा है कि ये तीनों घटनाएं एक ही आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हुई हैं। और इस मॉड्यूल को जो चीज़ सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है ये नया कॉन्सेप्ट, व्हाइट कॉलर टेरर। ये कोई पारंपरिक आतंकी गुट नहीं है, नहीं। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर और छात्रों जैसे पढ़े लिखे पेशेवर लोग शामिल हैं, जो हमारे आपके बीच समाज में बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। अपनी पहचान छिपाकर वे अपनी स्किल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ पाना बेहद बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरी घटना भारत के सामने कई गंभीर सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। चलिए अब इस खतरे का और गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशनल जोखिम की। देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में अस्थिर विस्फोटक एक भरे पूरे पुलिस स्टेशन में रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक थी। ये साफ तौर पर हैंडलिंग प्रोटोकॉल में किसी बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। और ये हमारे सुरक्षा बलों के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है कि ऐसी खतरनाक सामग्री को संभालने के लिए बेहतर ट्रेनिंग और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चार्ट आतंकवाद के बदलते और जटिल होते स्वरूप को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, जो पारंपरिक टेररिस्ट हैं उन्हें पहचानना और पकड़ना फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, जैसा कि दूसरा बार दिखा रहा है, ये समाज में इतनी गहराई तक छिपा होता है कि इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। और जब इसमें सीमा पार के लिंक भी जुड़ जाते हैं तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण भी बन जाता है। इस घटना के राजनीतिक और सामाजिक परिणाम भी बहुत गहरे हैं। जाहिर है, कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी जाएगी, जिसका मतलब है और ज्यादा छापेमारी और गिरफ्तारियां। इस सरकार को सख्त आतंकवादी विरोधी कदमों को सही ठहराने का एक आधार भी देता है, लेकिन इसका एक जोखिम भी है। कहीं निर्दोष कश्मीरी इस कार्रवाई के बीच में ना पिस जाएं, जिससे उनमें अलगाव की भावना बढ़ सकती है। और हाँ,
अगर इस मॉड्यूल के सीमापार लिंक साबित हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो सवाल यह है कि इस नए और जटिल खतरे का सामना करने के लिए भारत की रणनीति क्या है। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक मल्टी प्रोंग्ड यानी बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत का ये ऑल गवर्नमेंट अप्रोच 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला है सुरक्षा कार्रवाई, जिसमें इंटेलिजेंस के आधार पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं। दूसरा है आर्थिक विकास, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और वे गलत रास्ते पर ना जाएं। तीसरा है सामाजिक समावेश, जिसका मकसद कट्टरता को रोकना और लोगों का विश्वास जीतना है। और चौथा स्तंभ है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, जिसके जरिए सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने उठाया जाता है। और इस पूरी रणनीति की नींव में एक ही सिद्धांत है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस घटना के बाद आगे का रास्ता क्या है और हमें भविष्य में किन चीजों पर खास तौर पर नजर रखनी होगी। आगे बढ़ते हुए 4 प्रमुख क्षेत्रों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। पहला, इस मामले की जांच का नतीजा क्या निकलता है, क्या यह हादसा था या हमला। दूसरा, सुरक्षा बलों का अगला कदम क्या होगा। तीसरा, और शायद सबसे अहम, कश्मीरी लोगों की भावनाएं कैसी रहती हैं, क्योंकि लंबे समय की शांति के लिए उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। और चौथा, डिप्लोमैटिक मोर्चा, यानी भारत सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया का समर्थन कैसे जुटाता है। और यही बात इस कथन में भी साफ झलकती है। अंत में कश्मीर में स्थायी शांति सिर्फ सुरक्षा उपायों से नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए विश्वास बहाली के कदम उठाना और स्थानीय लोगों के साथ लगातार बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो हम इस विश्लेषण को एक बहुत बड़े सवाल के साथ समाप्त करते हैं। समाज में छिपे, पढ़े लिखे और बेहद खतरनाक आतंकवाद के इस नए चेहरे से भारत आखिर कैसे निपटेगा, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक होने वाली है।